आदिवासी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, ट्राइब अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो शेड्यूल्ड ट्राइब है वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन लोगों को ये एक बात समझ में नहीं आई, आप जरा इसे ध्यान से सुनिएगा कि इंडिजिनस अलग है, ट्राइब अलग है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स अलग हैं। ये अलग अलग होके भी कैसे एक साथ आकर अपनी मांग है। इंडिजिनस शब्द जो है ग्लोबल टर्म है, जब आप इसको का डेफिनेशन बाकी अंतर्राष्ट्रीय संगठन संयुक्त राज्य जैसे बड़े संगठन उसका डेफिनेशन देखेंगे तो वो कहते हैं कोई ऐसा स्थान, भौगोलिक स्थान जहाँ पे शायद आपके पुरखे आए हों, वह प्राकृतिक रूप और स्थान रहा हो और उसको आपके पुरखों ने साफ करके खेत बनाया या निवास के लायक बनाया और आप वहाँ पे आदिकाल से रह के आप वहाँ के आदिवासी। लेकिन ऐसे भी हैं जो मेरे धर्म को मानते हैं या उनमें बदलाव नहीं आया। तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि ये समझना कि आप जो 50 साल पहले थे या आज़ादी के समय थे, क्या आप उसको बिल्कुल यथावत से मान रहे हैं या अपने धर्म को वैसे बना करते हैं? मुझे लगता है नहीं। ये सवाल रहा होगा कि आदिवासी कौन है और इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट के हिसाब से इंडिजिनस की क्या डेफिनेशन है। इसी बीच ये भी बता दूं कि हमारे संविधान में अब तक आदिवासी कौन है ये परिभाषित नहीं है, और अगर ये परिभाषित नहीं है सर, तो हम इन चीजों को प्रैक्टिस में, उनके लिए जो लॉ प्रैक्टिस में है, ये सारी चीजें कैसे करें? कोई भी समाज एक डिजिटल जल की तरह है, वो बहता रहे। अगर वो यथावत है तालाब की तरह, वो समाज पर हो। तो कोई भी समाज ये कहना कि परिवर्तन नहीं आएगा या नहीं आया है, मैं इसको नहीं मानता। हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता। जोहार, देख रहे हैं आप द भारत मित्र, आपके साथ मैं आरती सिंह, और इस वक्त हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जिनकी बातें सुनकर आपको भी, जो बहुत दिनों से क्या ये कहिए कि सालों से, या फिर जब से आपका एग्जिस्टेंस होगा यहाँ पर, यानी इस धरती पर आपका अस्तित्व होगा, तो जो सोच, जो विचार आपके दिमाग में अब तक चला आ रहा होगा आदिवासी को लेकर, ट्राइब को लेकर, इंडिजिनस को लेकर, शेड्यूल्ड ट्राइब को लेकर, शायद इस बातचीत के बाद आपकी वो धारणा बदल जाए। शायद आपके दिमाग में इन चीजों को लेकर जो भी थॉट्स रहे होंगे वो बदल जाए। हमारे साथ जुड़े हैं एंथ्रोपोलॉजी विभाग के हैं असिस्टेंट प्रोफेसर अभय सागर मिंज जी। बहुत स्वागत है आपका अभय जी। और ये चर्चा बहुत खास इसलिए भी है क्योंकि झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में अगर इस वक्त आप देखेंगे तो ये बहुत जोर शोर से है कि भाई आदिवासी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, ट्राइब अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो शेड्यूल्ड ट्राइब है वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन लोगों को ये एक बात समझ में नहीं आई, आप जरा इसे ध्यान से सुनिएगा कि इंडिजिनस अलग है, ट्राइब अलग है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स अलग हैं। ये अलग अलग होके भी कैसे एक साथ आकर अपनी मांग कर रहे हैं। इसमें एक एकेडमिक फील्ड से हूँ, तो इसमें एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है जिसको बोलते हैं अवधारणा की, जो एक स्पष्टता होनी चाहिए, मुझे लगता है लोगों के पास होनी चाहिए। तो जब हम इंडिजिनस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, ये एक ऐसा ग्लोबल टर्म है जो भारत के समकक्ष जो आदिवासी है, जैसे जयपाल सिंह ने आदिवासी का था, समकक्ष एक ग्लोबल टर्म है जो पूरे विश्व के आदिवासियों के लिए इस्तेमाल होता है। नंबर एक है इंडिजिनस शब्द। दूसरा हो गया जिसको हम लोग शेड्यूल्ड ट्राइब, जिसको अनुसूचित जनजाति हम लोग कहते हैं। तीसरा हो गया ट्राइब या जनजाति समुदाय। इन तीनों में बड़ा बारीक अंतर है। जब हम लोग ट्राइब की बात करते हैं तो ये प्योरली एकेडमिक कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है, जहाँ पे जनजाति एक समूह को, एक सामाजिक समूह को किस आधार पर आदिवासी माना जाता है, तो सब प्रमुख रूप से बहुत 3-4 मानक है, मापदंड है जिसमें उनको आदिवासी या जनजाति समूह माना जाता है पूरे विश्व में। एक तो है कि रिलेटिवली आइसोलेटेड है, उनका संपर्क बाहरी समाज से बिल्कुल सीमित होता है, नियंत्रित होता है। और सबसे बड़ी बात दूसरी ये भी है, जो अपने अस्तित्व के लिए बाहरी समाज से संपर्क में नहीं रहते हैं। अगर वो चाहे तो अपने गांव में, अपने जो उनका जोग्राफिकल विषय है वहां पर सर्वाइव कर सकते हैं। ये पुराना डेफिनेशन है। आज के संदर्भ में ग्लोबलाइजेशन और अनेक कारकों के कारण इसको हम बिल्कुल इंटैक्ट नहीं मान सकते। लेकिन ये जो ऊपरी तौर पे हम लोग कह सकते हैं ट्राइब का डेफिनेशन है। शेड्यूल्ड ट्राइब का जो कॉन्सेप्ट है एकेडमिक नहीं होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल है। 1931 के सेंसस ऑफिसर थे जय छटन, और जब जनगणना चल रही थी
हर 10 वर्षों में ये होता है। उस समय भी 2012 को उन्होंने एनलिस्ट किया था, जो गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1935 के तहत 212 को उन्होंने एनलिस्ट किया। आज़ादी के पश्चात जब शेड्यूल कास्ट को संवैधानिक प्रावधान और बाकी प्रिविलेज मिले, तो जनजातीय समुदाय को लेकर चर्चाएं हुई कि इनके लिए क्या, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं एक विकसित समाज को लगता है पिछड़े हैं या आर्थिक रूप से कमजोर हैं, इनके विकास के लिए। उसी समय इसी सूची को, अनुसूची को उठा के उन्होंने ये प्रावधान यहाँ के आदिवासियों को दिया था, इसलिए उसको हम कहते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब। इसलिए क्यों अनुसूचित जनजाति का शब्दावली चाहे संविधान में चाहे अन्य जगहों पे होता है। इंडिजिनस शब्द जो है ग्लोबल टर्म है, ये जब आप यूनेस्को का डेफिनेशन बाकी अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो संयुक्त राज्य जैसे बड़े संगठन उनका डेफिनेशन देखेंगे, तो वो कहते हैं कि कोई ऐसा स्थान, भौगोलिक स्थान जहाँ पे शायद आपके पुरखे आए हो, वह एक प्राकृतिक रूप और स्थान रहा हो और उसको आपके पुरखों ने साफ करके खेती योग्य बनाया या निवास के लायक बनाया, और आप वहाँ पे आदिकाल से रहते आ रहे हैं, तो आप वहाँ के आदिवासी इंडिजिनस। अच्छा, जहाँ तक मेरी जानकारी है, जिसे अगर इसे सिर्फ धर्म से जोड़ा जाता है, जो कि एक यहाँ पर डिस्प्यूट भी है इस चीज को लेकर, स्पेशली इन झारखंड, कि सरना, सनातन, ईसाई, ये धर्म के नाम पर भी इन्हें अलग अलग करने की कोशिश की गई है कि सरना कौन होंगे, जो सरना है वही आदिवासी हैं, बाकी जिनमें कोई भी धर्म है तो वो आदिवासी नहीं है। लेकिन हमारे ही देश में बहुत ऐसे राज्य हैं जहाँ पर इन चीजों का बैरियर खत्म होता है। those who are not practicing सरना धर्म, लाइक जो आदिवासी कहे जा रहे हैं, वो दूसरे धर्म से भी हैं, फिर भी वो आदिवासी हैं। तो ये डिस्प्यूट यहाँ पर क्यों है? क्या इसे यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई है या फिर संवैधानिक तौर पर इसे अलग करने की कोशिश की गई है झारखंड में? नहीं, मतलब इस विवाद में तो मैं चाहूंगा कि जो भी इस विवाद में आते हैं उनको पहले पढ़ना चाहिए, थोड़ी जानकारियां इकट्ठी करनी चाहिए। नहीं, मतलब धर्म से कोई नाता है क्या आदिवासियों का या ट्राइब का, या इंटरनेशनल लेवल पर जो कॉन्सेप्ट है इंडिजिनस का? यहाँ पे हम लोग सरना होते हैं, हाँ, लेकिन आप अगर गोंड के बीच में चले जाए, वो गोंडी को मानते, बुढ़ा देव को मानते हैं। आप एक के बाद चले जाइए, वो अलग धर्म मानते हैं। आप नॉर्थ ईस्ट चले जाइए, कोयापुने को सॉरी गीर मानते हैं। नॉर्थ ईस्ट चले जाइएगा तो वो अलग मानते हैं। सबका सार वो सरना धर्म के जैसा ही पूजा से आस्था है, तो अलग अलग नाम से। और ये जो चर्चाएं आती है कि धर्म से लोग छोड़ देखना चाहते हैं, तो एक बड़ा है इम्पोर्टेंट, आप जो इस बारे में चर्चा करते हैं वो पढ़िएगा। मैं आपके लिए प्रश्न छोड़ता है कि लक्षद्वीप के जो आदिवासी किस धर्म को मानते हैं, अगर आप जम्मू कश्मीर के जो आदिवासी लिस्टेड है वो किस धर्म को मानते हैं, इसका आप अपना अध्ययन कर लीजिएगा, आपको बेहतर क्लैरिटी। तो मतलब जो ये शेड्यूल्ड ट्राइब है वो, और जो आदिवासी जिनको हम आदिकाल से जो रहते आए हैं, जो कहते हैं कि वो आदिवासी हैं, तो ये शेड्यूल्ड होना, ट्राइब होना, ये दोनों कॉन्सेप्ट अलग अलग है। बिल्कुल बिल्कुल, एक प्योरली एकेडमिक कॉन्सेप्ट है जिसमें हम लोग ये बताते हैं कि समूह जो है वो जनजाति क्यों कहलाता है जी, और उसमें वो विशेषताएं हम एकेडमिक में पढ़ते हैं। लेकिन जब हम शेड्यूल ट्राइब की बात करते हैं, वही महानुभावों को मैं फिर कहना चाहूंगा, आप पूरे संविधान में बता लीजिए, यदि कहीं ये मेंशन है कि कौन आदिवासी होगा, इसकी क्राइटेरिया क्या है, अगर आपको पता चलता तो मुझे बता दीजिए। तो ये आप कमेंट सेक्शन में आप अपने सवाल भेज सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि अभय जी से दोबारा मुलाकात करें तो हम ये सवाल पूछे। फिलहाल एक सवाल और जहन में आता है, जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि अगर आपने धर्म बदल लिया, क्योंकि धर्मांतरण का मुद्दा सबसे ज्यादा है, मैं आपको उस पचड़े में नहीं डालना चाहूंगी, फिर भी ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो, मतलब आप जैसे लोग अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करेंगे तो शायद ये चीजें अधूरी रह जाएंगी। धर्मांतरण अगर इसके आड़े आता है कि मैंने अपना धर्म बदल लिया, और अगर मैं ट्राइब हूँ, तो अगर मैंने धर्म अपना बदला है, क्योंकि मेरे धर्म बदलने से मेरे रीति रिवाज बदल जाएंगे, मेरे जो रिलीजियस कॉन्सेप्ट्स हैं वो बदल जाएंगे, वो रिचुअल्स बदल जाएंगे, तो क्या मेरा आदिवासी होना भी बदल जाएगा? इसमें मैं दो चीज कहना चाहूंगा। पहला तो प्रमुख बात ये है कि ये जो मुद्दा उठता है बार बार, मैं सरना धर्म से बिलोंग करता हूँ, क्लैरिफाई करता हूँ। मेरा मानना है कि किसी भी व्यक्ति को अपने धार्मिक अभिव्यक्ति का आजादी होनी चाहिए। बिल्कुल। और इसको जब पॉलिटिसाइज हो जाता है तब ये सब बातें उठती है। पहला ये। दूसरा ये है कि आप कहते हैं कि क्या बदलाव आता है, नहीं आता है, ये आप देखेंगे कि जब एक व्यक्ति एक विशेष धर्म जिसकी तरफ आप इशारा करें, अगर उस धर्म को अपना लेता है तो लोग कहते हैं वो नहीं। लेकिन ऐसे भी हैं जो मेरे धर्म को मानते हैं, क्या उनमें बदलाव नहीं आया? तो ये भी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि ये समझना
कि आप जो 50 साल पहले थे या आजादी के समय थे, क्या आप उसको बिल्कुल यथावत वैसे मान रहे हैं या अपने धर्म को वैसे बिल्कुल बना के रखते हैं? मुझे लगता है नहीं। इसलिए ये किसी की तरफ अंगुली उठाने से पहले मुझे लगता है अपने आप की झांकने की आवश्यकता है। और मैं समझता हूँ कि सामाजिक सौहार्द का जो संदेश है और जो मानवता का संदेश है, उससे बड़ा कोई संदेश नहीं होना चाहिए। जी। मतलब धर्म के आधार पर अगर आप ना बांटे, बस जो अपने रूट्स हैं, आप अगर उससे कनेक्टेड हैं, तो आपकी पहचान असली वही है। तो देखिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अगर ये सवाल रहा होगा कि आदिवासी कौन है और इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट के हिसाब से इंडिजिनस की क्या डेफिनेशन है। इसी बीच ये भी बता दूं कि हमारे संविधान में अब तक आदिवासी कौन है ये परिभाषित नहीं है। और अगर ये परिभाषित नहीं है सर, तो हम इन चीजों को प्रैक्टिस में उनके लिए जो लॉ प्रैक्टिस में है, ये सारी चीजें कैसे हैं? इसमें 2 कमीशन बहुत प्रमुख रूप से हैं, एक लेबर कमीशन है, एक लोकल कमीशन। उन्होंने बस ये बताया था कि जब जनजातीय समुदाय कोई अगर प्रयास करता है कि आदिवासी समुदाय या एसटी कैटेगरी के अंदर आने का प्रयास करता है, तो उनमें कुछ मानक होनी चाहिए, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। उसी का आधार पे लोग प्रयास करते हैं हम यहाँ बन जाए। और बहुत बार क्या होता है कि लोग कोशिश करते हैं कि अब आप देखेंगे जैसे बहुत सारे लोग प्रयास कर रहे हैं और उसमें क्या होता है कि वो कोशिश करते हैं कि इन्हीं चीजों को अपना लें जो ऑलरेडी लिस्ट में है। ओके। तो अगर आप इतिहास में जाके भी देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि उन्होंने भी अपनी प्रैक्टिस को जैसा बदल दिया। तो ये इसलिए मैं बोलता हूँ कि थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल इसलिए हो जाता है कि कौन कैसा कर। मेरा एक सिंपल स्टेटमेंट मैं बार बार देता हूँ, नो सोसाइटी इज अ फ्रोजन रिवर। कोई भी समाज एक निश्चल जल की तरह है, वो बहता रहेगा। अगर वो यथावत है एक तालाब की तरह, वो समाज खत्म होगा। तो कोई भी समाज ये कहना कि परिवर्तन नहीं आएगा या नहीं आया है, मैं इसको नहीं मानता। हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता। तो हर समाज बदलाव है और एक निश्चित कैटेगरी या निश्चित किसी धर्म को आप इशारा करके इस पे ये करना चाहते हैं। हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप इसका अध्ययन करें, उसके बाद तक करें, मैं उसके लिए तैयार हूँ। लेकिन आप व्यर्थ में कहते हैं नहीं आप गलत बोल रहे हैं, आपके पास क्या आधार है? मेरे पास आधार है अपनी बातों कहने का, तो मैं बोल सकता हूँ। मैं चाहूंगा कि जब हम बात करें तो तार्किक हो, बिल्कुल जिद में अड़ी हुई बात कहने से आप समाज को दिग्भ्रमित करेंगे, हम भी दिग्भ्रमित करेंगे। मतलब अगर किसी भी सोसाइटी या कम्युनिटी का एग्जिस्टेंस है तो इट शुड गो विद फ्लो, यही होना चाहिए। Not with flow. I mean to say, if you are expecting a society to be entire, तो 100 साल 150 साल तक हम जो धर्म मानते थे, रीति रिवाज मानते थे, पहनावा ओढ़ावा था, खान पान था, it all has changed. Not only for non-tribal society but for the tribal society also. आप कह रहे हैं वो बदल गया, तो आपको ये भी प्रूफ करना पड़ेगा कि आप नहीं बदले हैं। Exactly. क्या आप प्रूफ करने में सक्षम है? नहीं है। तो आपको उसके लिए भी तैयार होना पड़ेगा कि हाँ। और आप जो आज आवाज उठा रहे हैं, हम तो सब शहरी हो गए, गांव वाले जो हैं, आप उनसे पूछे ना कि वो जो रीति रिवाज मनाते हैं, क्या हम शहर में मनाते हैं? नहीं मनाते। क्या हम उसको फॉलो करते हैं? नहीं करते। तो इन सब चीजों को मतलब बहस करने से पहले, तर्क रखने से पहले आपको ये भी स्पष्ट करना पड़ेगा कि हाँ, गांधी जी का छोटा एक वाक्य में से जोड़ना चाहूंगा, बड़ा प्रासंगिक है कि एक बच्चा था, वो चीनी बहुत खाता, उसकी माँ बार बार गांधी जी के पास आती थी, बोलती थी कि इनको मना कीजिए बच्चे को। गांधी जी बोले कल लाओ। जब 5-7 दिन हो गया तब लेडी थोड़ी वो बोले कि आप इनको क्यों नहीं मना कर रहे? गांधी जी शायद कहते हैं, बोलते हैं कि मैं खुद नहीं छोड़ पा रहा था, मैं बच्चे को। तो वो कह रहे हैं पहले मैं छोड़ पाऊं ना, तब मैं किसी और को। तो मतलब कुल मिलाकर ये कि भाई जिस बदलाव की ओर आप इशारा कर रहे हैं, आप पहले खुद को लॉजिकली प्रूव करिए कि आप नहीं बदले हैं। तो कुल मिलाकर ये है, देखिए जब चीजें पॉलिटिसाइज होती हैं तो ऐसे वेरियस कॉन्सेप्ट्स आते हैं सोसाइटी में। लेकिन सबसे बड़ी चीज यही है कि अगर किसी भी मुद्दे पर बहस करनी है या फिर उस कॉन्सेप्ट को लेकर कोई कंफ्यूजन है, तो उसे लॉजिकली आपको प्रूव भी करना होता है, चाहे वो सरना सनातन एक हो या फिर धर्मांतरण का मुद्दा हो। हर चीज का एक बेस, एक स्ट्रॉन्ग बेस है, बैकग्राउंडर है, और इसके लिए लॉजिकली आपको भी तैयार रहना होगा जवाब देने के लिए। बहुत शुक्रिया अभय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतने सारे कॉन्सेप्ट, इतने सारे कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए। मुझे लगता है कि जितने लोग देखेंगे उनको कम से कम ये चीजें समझ में आएंगी कि अब तक हमारे संविधान में ही परिभाषित नहीं है कि आदिवासी कौन है। और जिस इंडिजिनस की बात होती है, ये एक
टर्म है, एक कॉन्सेप्ट है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के लिए जो यूज किया जाता है, तो वहां पर भी आप इन्हीं चीजों को समझ पाएंगे जो अब तक हमारे देश में इन प्रैक्टिस हैं। बहरहाल आप देखिए, समझिए, और आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी क्या राय है, हमारे बातचीत के बाद आपकी राय क्या बदली है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। कोई सवाल होगा तो जरूर पूछिए, हम वापस सवाल पूछने वाले हैं इनसे, क्योंकि अभी भी बहुत सारे सवाल हैं। शुक्रिया बहुत हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप देखते रहिए भारत मित्र। नमस्कार, जोहार।